हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। तो चलिए दोस्तों, आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक का पोस्टमार्टम करते हैं। और हम बात करें तो दोस्तों ये केमिस्ट्री के सेकेंड पार्ट में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और 3 नंबर वाले ये क्वेश्चन हैं, आप देख रहे होंगे क्वेश्चन बहुत ही मजेदार हैं। लिगेंड क्या है, उपसह संयोजन संख्या क्या है, और संक्रमण तत्व क्या है, और संक्रमण तत्व रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, और विलियमसन संश्लेषण क्या है, मॉलिस परीक्षण क्या है। तो इन क्वेश्चन को तो भाई साहब हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले बता दें, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो मेरे भाई हम प्रयागराज की पावन धरती यानी संगम नगरी से बिलोंग करते हैं। और अगर हम बात करें तो गांव से हैं, तो कभी आइएगा प्रयागराज की धरती पर एग्ज़ाम पहले अच्छे से दे दीजिए, उसके बाद जब खाली होंगे तो कभी आइए, आपसे रूबरू होंगे। चलिए इसमें अब समझते हैं कि लिगेंड क्या है। तो दोस्तों लिगेंड किसे कहते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट आपको रटना नहीं, हम बार बार बोलते हैं, रटना नहीं है, समझना है। वीडियो को एंड तक वॉच कर लीजिए, उसके बाद आपको देखना ही नहीं पड़ेगा, ठीक। तो लिगेंड क्या है दोस्तों, उपसह संयोजन यौगिक में। अब देखिए उपसह संयोजन यौगिक क्या होते हैं। तो उपसह संयोजन यौगिक जो होते हैं दोस्तों वो क्या है, जिनका निर्माण 2 या 2 से अधिक लवण यानी साल्ट के द्वारा होता है, वो होते हैं उपसह संयोजन यौगिक होते हैं, जिसमें क्या है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन ये उपस्थित होते हैं, ठीक। तो क्या है कि उपसह संयोजन यौगिक में ऐसे आयन या परमाणु जो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उसे लिगेंड कहते हैं। भाई परिभाषा से तो कुछ भी नहीं घुसा होगा दिमाग में। चलिए अब इसको समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे K4 फेमस एग्जाम्पल होगा, आप सभी जानते होंगे इसे, FeCN6। चलिए अब इसमें आपको देखना है कि लिगेंड है क्या। दोस्तों हमने क्या बताया कि उपसह संयोजन यौगिक में ऐसे आयन या परमाणु जो केंद्रीय धातु परमाणु से या केंद्रीय धातु आयन इसी को कहते हैं से जुड़े होते हैं, उसे लिगेंड कहते हैं। तो दोस्तों आपको हम बता दें, अब आपको समझना है कि केंद्रीय धातु परमाणु है क्या। केंद्रीय धातु परमाणु कहिए या केंद्रीय धातु आयन कहिए, और एक क्या है, लिगेंड है, ठीक है ना। यही 2 चीजें आपको समझना है, ठीक दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, ये जो है, ठीक है ना, Fe, इसमें दोस्तों अगर हम बात करें तो ये जो Fe है ये क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है, ठीक है ना। Fe क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है। और इससे क्या होता है कि ये जो बड़ा वाला कोष्टक है इसके अंदर रखा जाता है, ठीक, इसके अंदर ये रखा जाता है। और इसमें लिगेंड क्या है, तो लिगेंड दोस्तों CN लिगेंड है। इसमें क्या है, CN लिगेंड है। आपके समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, क्या लिखना है। अब देखिए हमने क्या बताया कि उपसह संयोजन यौगिक में ऐसे आयन या परमाणु जो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े होते हैं। तो ये जो है भाई साहब इसी से तो जुड़ा है ना, केंद्रीय धातु परमाणु से CN जुड़ा है, तो इसे ही कहेंगे कि लिगेंड। अब देखिए लिगेंड हम बात करें तो लिगेंड आवेश के आधार पर 3 लिगेंड, एक क्या होता है धनावेशित लिगेंड, यानी ऐसे के लिगेंड जिसमें क्या हो धनावेश, लेकिन ये क्या है CN साइनेटो, ये क्या है ऋणावेश वाला है, यानी साइनो वाला है तो ऋणावेशित है ये। और उसके बाद धनावेशित में क्या होता है NO+ हो, H3O+ हो, ठीक है ना, यानी हाइड्रोनियम हो गया, ठीक, नाइट्रोसिलियम हो गया, ये धनावेशित लिगेंड होते हैं। और जिस पे -Br पे माइनस है, CN पे माइनस है, I पे माइनस है, तो ये क्या हो जाता है ऋणावेशित लिगेंड। और उदासीन लिगेंड क्या होते हैं, जिन पे कोई चार्ज नहीं होता है, जैसे H2O को क्या पढ़ते हैं इसमें, एक्वा पढ़ते हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ NH3, ये सभी उदासीन लिगेंड होते हैं। तो प्रकार भी समझ में आ गया, ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए अब आते हैं उपसह संयोजन संख्या क्या होती है। तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के द्वारा
ठीक है ना, इसके द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के द्वारा लिगेंड के साथ बनाए गए, ये लिगेंड है, लिगेंड के साथ बनाए गए उपसहसंयोजक बंधों की संख्या को ही उपसहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहते हैं। अब जैसे आपने देखा इस एग्जाम्पल में, ठीक है ना, इसी एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। इसमें दोस्तों आप देख रहे होंगे, अगर हम बात करें केंद्रीय धातु आयन यानी जो Fe है, ये किसके साथ में, ये Cn के साथ में, यही तो कह रहा है कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के द्वारा यानी इसके द्वारा Fe के द्वारा लिगेंड के साथ, तो लिगेंड क्या है, Cn लिगेंड है, तो ये क्या कर रहा है, इसके साथ जितने यानी उपसहसंयोजक, जितने उपसहसंयोजक बंध बनाता है उसे ही कहेंगे उपसहसंयोजन संख्या। कितने बंध बना रहा है, इसके साथ में कितने बंध बना रहा है दोस्तों, बना रहा है 6, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, यही 6 क्या हो जाएगा, उपसहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या। समझ में आ गई परिभाषा कि केंद्रीय धातु परमाणु यानी ये, ठीक है ना, केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के साथ, केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के साथ जितने उपसहसंयोजक बंध बनाता है, ऐसे भी लिख सकते हो, केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के साथ, ठीक, केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के साथ जितने उपसहसंयोजक बंध बनाता है उसे कहते हैं उपसहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहते हैं। आई होप कि चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब देख लेते हैं संक्रमण तत्व क्या हैं और इनके चुंबकीय तथा उत्प्रेरकीय गुण हैं, समझाइए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। हम सभी को पता है कि डी ब्लॉक के तत्व को क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व। ध्यान देना दोस्तों, यह हम इनकी परिभाषा अगर लिखेंगे तो ऐसे तत्व जिनमें बाह्य कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो n-1 डी उपकोश में भरे होते हैं, ठीक है ना, यानी ऐसे तत्व जिसमें जो बाह्य कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं n-1 इंटू यहाँ से d उपकोश में भरे होते हैं, तो ऐसे तत्वों को क्या कहा जाएगा भाई साहब, ऐसे तत्वों को कहा जाएगा डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व कहा जाता है। अब देखिए संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, तो संक्रमण तत्व दोस्तों जो इनका गुण होता है यानी ये S तथा P ब्लॉक, ये क्या होते हैं, ये दोस्तों S तथा S ब्लॉक और P ब्लॉक के, S और P ब्लॉक के बीच में स्थित होने के कारण ही इन्हें कहा जाता है ट्रांजिशन मेटल यानी संक्रमण तत्व, ठीक है ना। समझ में आ गया संक्रमण तत्व क्या है। पहले परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो यही लिखेंगे ऐसे तत्व जिनमें बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो n-d उपकोश में भरे होते हैं, तो ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व कहा जाता है। और इसी को घुमा के पूछ सकता है कि डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, तो ऐसे तत्व जिनमें अंतिम कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डी उपकोश में भरे होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व लिख सकते हैं, ठीक। अब संक्रमण तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ये S तथा P ब्लॉक के बीच में स्थित होते हैं और इसी कारण इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। अब देखिए इसमें क्या होते हैं दोस्तों, इनके चुंबकीय और उत्प्रेरकीय गुण को आपको समझाना है। देखिए चुंबकीय गुण को क्यों दर्शाते हैं, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, देखिए इनमें अच्छे से समझिएगा, इसमें जो चुंबकीय गुण है ध्यान देना, इसमें जो तत्व जो अर्थात जिस तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी इस ब्लॉक के तत्व में जिसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोस्तों अनुचुंबकीय गुण को दर्शाते हैं, ठीक, अनुचुंबकीय गुण को दर्शाते हैं। और जो भी तत्व अर्थात जिस तत्व में क्या होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक, युग्मित इलेक्ट्रॉन यानी जिसमें क्या होता है दोस्तों, बाह्य कोश में अयुग्मित अगर इलेक्ट्रॉन रहें तब वो अनुचुंबकीय गुण को दर्शाएंगे, अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो
प्रतिचुंबकीय गुण को दर्शाते हैं। यही आपको लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक, फिर से समझ लीजिए, यानी इसमें क्या होता है, इस ब्लॉक के तत्व में, ठीक है ना, डी ब्लॉक के तत्व में जो भी बाह्य कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चुंबकीय गुण को दर्शाते हैं, और जो युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें वो प्रतिचुंबकीय गुण को दर्शाते हैं। अगर उत्प्रेरकीय गुण क्या है, तो उत्प्रेरकीय गुण को क्यों दर्शाते हैं, तो ध्यान देना दोस्तों, इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीडेशन नंबर होती है, ऑक्सीकरण अवस्था होती है, वो परिवर्तनशील होती है, जिसके कारण ये उत्प्रेरकीय गुण भी दर्शाते हैं। ठीक है ना, यही आपको लिखना है और कुछ भी नहीं। अब आता है कि संक्रमण तत्व रंगीन आयन क्यों बनाते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है ना, आपको इसे अच्छे से देख करके जाना है, तैयार करके जाना है दोस्तों, कि संक्रमण तत्व रंगीन आयन क्यों बनाते हैं। तो इसका एक लॉजिक है कि ये ठोस तथा यानी इनके जो ठोस तथा ये द्रव अवस्था में, ठोस तथा द्रव अवस्था में ये क्या होते हैं दोस्तों, रंगीन होते हैं, यानी ये वर्णक के रूप में होते हैं, रंगीन होते हैं, इसीलिए ये क्या बनाते हैं, रंगीन आयन बनाते हैं। लेकिन आपको ऐसे थोड़ी ना लिखना है, बस एक लाइन में लिख करके ऐसे 3 नंबर नहीं देगा एग्जामिनर। आपको क्या लिखना है, पहले ये लिख लेना है कि संक्रमण जो तत्व होते हैं वो ठोस तथा द्रव अवस्था में वो क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। ठीक है ना, और इनमें ये नेचुरली यानी इनमें ये गुण होता है। ठीक है ना, इसमें ये क्या है, रंगीन गुण होता है, लेकिन उसका जो लॉजिक है, उसका लॉजिक ये है कि इनमें जो बाह्य कोश में, यानी बाह्य कोश में, ठीक ना, इनमें जो बाह्य कोश में ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पूर्ण रूप से ना भरे होने के कारण, यानी बाह्य कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण, अधिकांश क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या होते हैं, रंगीन आयन बनाते हैं। रंगीन आयन या रंगीन यहाँ से परमाणु आता है। ठीक है ना, पूछा जाएगा कि संक्रमण तत्व रंगीन आयन या परमाणु क्यों बनाते हैं, तो यही लिखना है कि संक्रमण तत्व प्रायः ठोस और द्रव अवस्था में रंगीन होते हैं, यानी इनमें एक वर्णक होता है और ये इनमें क्या है, एक गुण होता है, यानी रंगीन आयन बनाने का गुण इनमें निहित होता है। लेकिन इसका जो अधिकांश, इसका यही कारण है कि इनके बाह्य कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही ये प्रायः रंगीन आयन बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि विलियमसन संश्लेषण पर टिप्पणी लिखिए, और ये भाई साहब ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब देखिए विलियमसन संश्लेषण क्या है, तो दोस्तों इसे विलियमसन नामक वैज्ञानिक ने इस चीज को किया था, यानी इस परीक्षण को विलियमसन नामक वैज्ञानिक ने किया था और उन्होंने इसके द्वारा ईथर का निर्माण किया था। ठीक है ना, और उन्होंने क्या किया था दोस्तों, उन्होंने क्या किया, इसमें एथिल आयोडाइड, एक मिनट, हाँ, एथिल आयोडाइड और साथ ही साथ सोडियम एथॉक्साइड, एथिल आयोडाइड और सोडियम एथॉक्साइड को मिला करके गर्म किया, जिसके उपरांत इन्हें डाई एथिल ईथर प्राप्त हुआ। तो आपको रिएक्शन लिख देते हैं, क्या लिखना है, C2H5I। तो ये क्या हो गया, ये हो गया दोस्तों एथिल आयोडाइड, और उसके साथ साथ क्या है, सोडियम एथॉक्साइड, तो C2H5ONA, सोडियम एथॉक्साइड। इसे इन्होंने मिला करके, साथ मिला करके दोस्तों इसे क्या किया, गर्म किया। गर्म करने के बाद देखिए NaI तो निकाल दीजिए आप, क्या करिए, पहले इसको लिख लेते हैं, चलिए इसको क्या लिख लेते हैं, C2H5O, और उसके बाद C2H5, ठीक, इधर C2H5 यहाँ से ये C2H5O ये है, तो Na और I, तो ये क्या बच गया, NaI, यानी सोडियम आयोडाइड बन गया। ठीक, तो क्या किया दोस्तों इन्होंने, हाँ गर्म करना है, तो विलियमसन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, इस परीक्षण को किया, उन्होंने एथिल आयोडाइड और सोडियम एथॉक्साइड के मिश्रण को क्या किया, गर्म किया, जिसके द्वारा उन्हें डाई एथिल ईथर प्राप्त हुआ। डाई एथिल ईथर,
डाई एथिल ईथर। अब डाई एथिल ईथर बनाने की विधि आप यहाँ से, अगर आपको नहीं याद है, लॉन्ग में जो आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं पता तो बनाने की विधि इसको भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें तो डाई एथिल ईथर ही अगर बनाना है तो यही लिख देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब आता है दोस्तों कि मौलिस परीक्षण क्या है। तो भाई साहब उधर लिख दिया इसमें, चलिए इधर समझ लेते हैं थोड़ा सा इधर, ठीक है ना। देखिए मौलिस परीक्षण क्या है, तो ये दोस्तों चले जाइए आप कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में, ठीक है ना, जो जैव अणु वाला चैप्टर है उसमें ये कार्बोहाइड्रेट का एक परीक्षण होता है, ठीक है ना। ये अच्छे से समझना दोस्तों, ये क्या है, मौलिस परीक्षण क्या है। ठीक, तो मौलिस परीक्षण कार्बोहाइड्रेट का एक परीक्षण होता है, ठीक, जिसमें क्या करते हैं दोस्तों, ध्यानपूर्वक समझिए, जिसमें एक परख नली में, परख नली में ग्लूकोज के जलीय विलयन को लिया जाता है। ग्लूकोज के, पहले समझ लीजिए फिर परिभाषा हम बोल देते हैं। ग्लूकोज के जलीय विलयन को लिया जाता है और इसके बाद इसमें क्या करते हैं, 2 ml क्या करते हैं, अल्फा 2 ml अल्फा नेफ्थाल, 2 ml अल्फा नेफ्थाल का एल्कोहलिक विलयन उसमें, यानी एल्कोहलिक विलयन उसमें मिला दिया जाता है, ठीक है ना। इसका एल्कोहलिक विलयन मिला दिया जाता है। उसके बाद उसमें सांद्र H2SO4 की कुछ बूंदें डाल देते हैं, ठीक है ना, सांद्र। इसके बाद क्या करते हैं, इसमें सांद्र H2SO4, सांद्र दिख रहा होगा ना, ठीक है ना। चलिए सांद्र H2SO4 की कुछ बूंदें इसमें डाल देते हैं, जिसके बाद दोनों द्रवों के बीच में, दोनों द्रवों यानी इसके और इसके दोनों द्रवों के बीच में क्या होता है, एक बैगनी रंग का वलय यानी एक छल्ला बन जाता है, ठीक। और इसी परीक्षण को कहा जाता है मौलिस परीक्षण, ठीक है ना। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर से समझ लीजिए। हमने क्या बताया कि एक परख नली, ठीक, परख नली, इधर समझ लीजिए, एक परख नली में ग्लूकोज के जलीय विलयन को लिया जाता है। उसके बाद इसमें 2 ml अल्फा नेफ्थाल, ठीक है ना, 2 ml अल्फा नेफ्थाल के एल्कोहलिक विलयन को मिलाया जाता है, ठीक ना। और उसके बाद इसमें सांद्र H2SO4 की कुछ बूंदें मिला देते हैं, ठीक है ना, सांद्र H2SO4 की कुछ बूंदें मिला देते हैं, जिससे दोनों द्रवों के बीच में बैगनी रंग का एक वलय बन जाता है, यानी छल्ला बन जाता है। और इसी परीक्षण को कहा जाता है मौलिस परीक्षण, ठीक है ना। रटना नहीं है, हमने बताया ना, फिर से समझ लीजिए। क्या लिखेंगे दोस्तों कि यह एक कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है, जिसमें एक परख नली में ग्लूकोज के जलीय विलयन को भर लेते हैं। उसके बाद उसमें 2 ml अल्फा नेफ्थाल के एल्कोहलिक विलयन को इसमें मिला दिया जाता है, ठीक। उसके बाद उसमें सांद्र H2SO4 की कुछ बूंदें डाल देते हैं, जिससे दोनों द्रवों के बीच में बैगनी रंग का एक वलय, यानी एक वलय का मतलब क्या है, एक गोलाकार, एक छल्ला बन जाता है, ठीक है ना। और इसी घटना को कहा जाता है, यानी इसी परीक्षण को कहा जाता है मौलिस परीक्षण। तो बस आज के इस वीडियो में इतना है, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट शाम को एक नए मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल पर, अगर आप पहली बार अगर हमारे चैनल पर बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो पर लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ।